हाँ जी। तो कल वाली क्लास में हम मंडोर के प्रतिहार पढ़ रहे थे और मंडोर के प्रतिहारों को जानने के लिए अपने पास में दो अभिलेख हैं, जिनमें एक राजा बाउक की प्रशस्ति है, एक राजा कक्कुक द्वारा लगवाए गए घंटियाला के अभिलेख है। बाउक की प्रशस्ति जो कि 837 ईस्वी के है, बेसिकली मंडोर के विष्णु मंदिर में लगाई गई थी, जिसे कालांतर में उस पत्थर को किसी ने उठाकर जोधपुर के परकोटे के अंदर लगा दिया था। वो हमें जो प्रतिहारों की वंश परंपरा है उसकी जानकारी देती है कि भाई हरिश्चंद्र से लेके और बाउक तक राजा जो जो बने थे उनकी हमें जानकारी उस प्रशस्ति से मिल जाती है। फिर हमने पढ़ा उसके और विष्णु पूजा और शिव पूजा की जानकारी मिलती है। फिर घंटियाला वाले अभिलेख, मैंने बताया कि घंटियाला वाला एक अभिलेख जो है वो माता की साड़ नाम की एक जगह पर है, जो किसी टाइम एक जैन मंदिर हुआ करता था, जो कि कुक्कुक ने ही बनवाया था। प्राकृत भाषा में लगा हुआ अभिलेख है। उसके पास में खाखू देवल नाम की जगह पर फिर एक स्तंभ पर लेख लिखे हुए हैं, जिस स्तंभ के चारों तरफ गणपति की मूर्तियां, इसलिए गणपति स्तंभ या गणपति पिलर भी कहा जाता है। उसमें पहला जो संस्कृत का लेख है वो तो प्राकृत वाले का ट्रांसलेशन है, नीचे 3 लेख और लिखे हुए उसके। इन दोनों से भी अभिलेख जो है, इनसे भी हमें हरिश्चंद्र से लेके कुक्कुक जो भी राजा हुआ था वहां तक की हमें जानकारियां मिलती है। कौन कौन राजा हुए? तो पहला राजा हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए विप्र लिखा हुआ है, तो इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये ब्राह्मण था। रोहिलिद्धि उसकी उपाधि थी, जिसके लिए कहा जाता है कि इसका मतलब होता है योग क्रिया में निपुण व्यक्ति। फिर कहा जाता है उसके 2 रानियां थी, एक ब्राह्मण रानी थी, एक क्षत्रिय रानी थी। ब्राह्मण रानी से ब्राह्मण प्रतिहार हुए और क्षत्रिय रानी से क्षत्रिय प्रतिहार हुए। नाम और बताए गए भोग भट्ट, कक, रज्जिल और दद्द। पर रज्जिल से बाद में इनकी वंशावली शुरू होती है। बाद में नरभट्ट हुआ, वो शक्तिशाली आदमी था, पहला पहली उसकी उपाधि मिलती है। फिर एक नागभट्ट हुआ जो अपनी राजधानी को मेड़ता ले गया था। उसके 2 बेटे थे, एक तात और एक भोज। तात ने तो संन्यास धारण करके मांडवी ऋषि के आश्रम में जाकर मंडोर बैठ गया था और भोज ने बाद में राज्य किया था। फिर बाद में एक बड़ा राजा हुआ सिलूक, और सिलूक के लिए कहा जाता है कि उसने जो आपके है त्रवणी और वल को जीत लिया था और देवराज भट्टी का छत्र छीन कर ले आया था वो। फिर एक राजा उसके बाद में हम पढ़ते हैं कक, और कक के बारे में कहा जाता है कि मुंगेर के युद्ध में उसने प्रतिहार, जो राजा थे वत्सराज, जो रघुवंशी प्रतिहार था, उसका साथ दिया था और धर्मपाल को जाके हरा के आया था। उसके बारे में कहा जाता है उसके व्याकरण आया करती थी, उसको न्याय शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता था, सभी भाषाओं में कविता कर लिया करता था, ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञाता था वो। फिर उसके 2 बेटे हुए, एक तो बाउक और एक हुआ कक्कुक। पद्मिनी रानी से बाउक और दुर्लभ देवी से बाद में आपके कक्कुक। और उसके बारे में, बाउक के बारे में बताया गया कि उसने भुहकूप के युद्ध में राजा मयूर को हराया था और मंडोर के अंदर वो एक बाउक वाली प्रशस्ति लगवाई थी। फिर कक्कुक के बारे में अपने पास में कई जानकारी है। एक तो घंटियाला वाले अभिलेख उसने लगवाए थे, वो हम पढ़ते ही हैं। फिर वो कहता है कि वड़नाल्य मंडल नाम के पास में जगह थी जहां के भीलों को, पालों को जला देता है, उपद्रव को शांत करता है, आभीरों के उपद्रव को शांत करता है। और रोहिंसकूप जो कि घंटियाला का पुराना नाम था, वहां पर महाजनों के रहने के लिए बाजार बनवा कर देता है। इसका मतलब रोहिंसकूप जो है वो एक व्यापारिक केंद्र रहा होगा। और मंडोर और घंटियाला दोनों में जय स्तंभ लगवाता है। उसे प्राकृत और संस्कृत भाषाएं आती थी, ऐसा उसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसने भी इनके अंदर अपना योगदान दिया था। और हम पढ़ते हैं कि वो एक मग ब्राह्मण थे, उनके द्वारा तो लिखा गया था, और एक कृष्णेश्वर नाम के सुनार थे जिनके द्वारा उसको एनग्रेव किया गया था, उसकी प्रशस्ति को खोदा गया था। फिर हम और पढ़ते हैं इसके अंदर कि आपके वल में, त्रवणी में, माड़ में, मरु में, पचभद्रा में, अज में, गुजरातरा में, यहाँ आसपास जितने भी लोग रहते थे, कक्कुक ने उन सब की अनुराग प्राप्त किया था। इन जगह पर वो लोकप्रिय था। इसके बाद हमें डायरेक्टली राजाओं के नाम नहीं मिलते। चेराई वाला अभिलेख है वो जसकरण नाम के दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण का वापस उल्लेख करता है। फिर उसके बाद में आपका जो सहजपाल वाला अभिलेख है वो वापस ये बताता है कि किसी समय नाडोल के चौहानों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया होगा। फिर अंत में हम पढ़ते हैं कि यहाँ हमीर प्रतिहार नाम का राजा हुआ, जिससे उसी के भाई बंधु जो इंदा शाखा के प्रतिहार थे वो तंग हो गए थे और उन्होंने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा राठौड़ के साथ की और राठौड़ों को मंडोर का किला दहेज के अंदर दे दिया गया था। बेसिकली इतने दिनों से हम जो कुछ पढ़ रहे थे वो मध्यकालीन राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मिडेवल एरा के अंदर जब अपने राजा महाराजा थे तो कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से राजा महाराजा थे, वो चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम आधुनिक काल के अंदर प्रवेश करेंगे, हम आधुनिक राजस्थान पढ़ेंगे। जब हम हिस्ट्री को बड़े तौर पर यूं तोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि पुरानी जो सभ्यताओं का समय था या जो प्राचीन मौर्य गुप्त वंश थे वो हमारा एंशियंट है। बीच में जो मुस्लिम आने के बाद में जो एरा था ये हमारा मिडिवल है, और अंग्रेजों के आने के बाद का जो एरा है वो मॉडर्न है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो अंग्रेजों के आने के बाद का एरा पढ़ेंगे, ठेठ वहां से शुरू करके, और हम बाद में जब हमारा राजस्थान का जो स्वरूप देखने को मिलता है, ये जो यूनिफिकेशन हुआ था, इंटीग्रेशन हुआ था, यहां तक लेकर आएंगे। तो हमें आसपास की इन पिछले
100-150 सालों की जो बातें थी उनके बारे में अपने ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। आप पिछले कई अटेम्प्ट को यदि देखोगे तो उनमें लगेगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मिडिवल से क्वेश्चन आते नहीं, मिडिवल से क्वेश्चन आते हैं, पर मिडिवल एक्चुअली जो हिस्ट्री है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है और उसकी कल्चरल हिस्ट्री है। अब जो कल्चरल हिस्ट्री है वो कल्चर का पोर्शन हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आया कि कौन से किले के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप ये नहीं कहते कि राजा का सवाल है, आप कहते हो किले का सवाल है। किला आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर किस में आती है, आप कह देते हो कि कल्चर के अंदर आती है। कोई पेंटिंग का सवाल पूछ लिया, आप कहते हो कल्चर के अंदर है, जबकि वो राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई ही चीज होती है। और एंशिएंट तो अपने ज्यादा है भी नहीं, ज्यादा हिस्ट्री मिली नहीं, थोड़ी सी है। हम जब पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि ले दे के 2 क्लासों के अंदर एंशिएंट पूरी खत्म हो जाती है। तो आज हम मॉडर्न, जो कि एक सेक्शन भी ठीक ठाक सा है, बेसिकली हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। फिर हम पढ़ेंगे हमारे ट्राइबल्स मूवमेंट जो हुए थे उनके बारे में, जनजातीय आंदोलन। पीजेंट मूवमेंट जो हुए थे उनके बारे में, किसान आंदोलन। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे प्रजामंडल की किस प्रकार राजस्थान में पब्लिक के अंदर अवेकनिंग आई थी और किस प्रकार लास्ट में जाके राजस्थान का इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन हुआ था। तो 5 बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। इनके अंदर खूब सारी पर्सनालिटीज के नाम पढ़ लेंगे। तो अपने सिलेबस जब मैंने डिस्कस किया था तो एक पॉइंट ही था अलग से, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। कुछ व्यक्तित्व हमने मिडिवल के अंदर पढ़